एक पत्रकार होने के नाते सबसे पहले तो मैं सारे एग्जिट पोल पर सवाल उठाता हूँ। मैं किसी एग्जिट पोल के बारे में तो खैर नहीं बोलूँगा। अब मेरा ये मानना है कि अगर नीयत, नीति, मंशा ये सब साफ हो तो कोई सा भी आप प्रयास करेंगे वो ईमानदारी से सफल होगा। जो सक्रियता की अभी बात चल रही थी उसमें शिवराज सिंह चौहान नंबर 1 थे। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेताओं को आप मिला दीजिए तो 162 सभाएं करना, 65 सभाएं करना बड़ी बात होती है। संजय शुक्ला के गुरु हैं रमेश मेंदोला जी, और वो जो पद चिन्ह है वो रमेश मेंदोला के पद चिन्हों पे ही काम कर रहे हैं। कांग्रेस को मुझे ऐसा लगता है कि 9 में से 3 या 4 सीट मिल सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका मृदुभाषी में और मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं मृदुभाषी का खास कार्यक्रम मंथन। जी हाँ, मंथन हम पत्रकारों के साथ करते हैं जो बताते हैं कि देश में, प्रदेश में, शहर में क्या हो रहा है। इस वक्त का दौर चल रहा है मतगणना को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं। अब बारी है मतगणना की जो 3 दिसंबर को होने वाली है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी और नवनीत शुक्ला जी। हम दोनों से ही जानेंगे कि उनका आकलन क्या है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। राजेश जी, आप पूरे मध्य प्रदेश पर निगाह रखते हैं। आप पिछले 3 दशकों से पत्रकारिता जगत में अपना नाम बनाए हुए हैं। इस बार आपको क्या लगता है, क्योंकि अब जो एग्जिट पोल्स आ गए हैं उसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई कहता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई कहता है भाजपा की, और एक एग्जिट पोल तो ऐसा कहता है कि थ्रूआउट भाजपा की अच्छी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आप इन एग्जिट पोल पर कितना भरोसा करते हैं और क्या ये सही साबित हो पाएंगे? एक पत्रकार होने के नाते सबसे पहले तो मैं सारे एग्जिट पोल पर सवाल उठाता हूँ जी, क्योंकि जो लोग एग्जिट पोल करते हैं आपको भी पता है कि एक विधानसभा में मुश्किल से 100-500 लोगों से बात कर पाते हैं, और जो लोग बात करने जाते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि किस वार्ड की कौन सी गली या कौन सा बूथ बीजेपी माइंडेड लोगों का है या कांग्रेस माइंडेड लोगों का है या किसी और दल का। तो ये फौरी तौर पर मेरे हिसाब से तो ये एग्जिट पोल बंद कर देना चाहिए। ये एग्जिट पोल उसी तरह से हैं जिस तरह से फुटपाथ पर बैठा हुआ एक आदमी अपने आप को ज्योतिष बताता है और तोते से जो है कार्ड उठवा के वो कहता है कि आपका भविष्य बन जाएगा। मैं इस बात में कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि हम लोग भी इतने सालों से पत्रकारिता करने के बाद किसी एक विधानसभा के तमाम लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। हम लोग फिर भी जाते हैं कि चलो SC ST वालों से बात कर लो, OBC वाले से कर लो, मुस्लिम से कर लो या ब्राह्मण से कर लो या अदर, लेकिन उससे भी रिजल्ट नहीं निकल पाता है। एग्जिट पोल कई बार सच साबित होते हैं उसी तरह से फुटपाथ पर बैठे हुए ज्योतिष की तरह, और कई बार झूठे साबित हो जाते हैं। तो वो कह देते हैं कि हमारा तो एग्जिट पोल था, अनुमान था, नहीं बेटा। तो ऐसी स्थिति में एग्जिट पोल के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात है परसों शाम तक सब तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मैं ये देखता हूँ कि मुकाबला कांटे का है। एकमात्र लाडली बहना का ट्वीट आया है, वो ये ट्वीट है कि ट्विस्ट बोलते हैं उसको, ट्वीट की बजाय हम ट्विस्ट करें कि ट्विस्ट ये है कि उनका वोट ज़्यादा गिरा है। लेकिन कितनी विधानसभा में ज़्यादा वोट गिरा ये आंकड़ा किसी के पास नहीं है। क्या जिनको महिलाओं को लाडली बहना का फ़ायदा पहुँच रहा वो पहले वोट नहीं डालती थी? क्या उनको कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नहीं खरीदा होगा? क्योंकि ये बहुत सीधी सी बात है, ये तो वोट खरीदने की बात है। जिस वर्ग के कारण चुनाव प्रभावित होने की बात हो रही है, आप नंबर 1 में खरीदो या नंबर 2 में खरीदो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए कि जिस तरीके से करोड़ों रुपया हर विधानसभा में उम्मीदवारों ने खर्च किया है, कुछ विधानसभा छोड़ भी सकते हैं हम इसमें, तो जो वोट खरीदने की मशीन चल पड़ी है वो लोकतंत्र के लिए, और चुनाव परिणाम कुछ भी आए मैं इसको एक घातक मानता हूं और देश और प्रदेश के लिए ठीक नहीं मानता। नवनीत जी, आप इतने अरसे से दैनिक दोपहर अखबार चला रहे हैं, आपके पास रिपोर्टर्स भी हैं, आप स्वयं एक पैनी निगाह रखते हैं। आपका क्या आकलन है एग्जिट पोल्स को लेकर, सटोरियों को लेकर और तमाम तरह के नेताओं से चर्चा करने के बाद आपको क्या आभास होता है? क्या वाकई एग्जिट पोल जैसे परिणाम आएंगे? राजेश जी ने तो कहा कि एक तरीके से सड़क पे बैठे ज्योतिष से उसकी तुलना करती है कि वो मिट्ठू निकलता है और वो आपकी पर्ची उठा देता है और परिणाम आ जाता है, तो सही, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है कि
मैं किसी एग्जिट पोल के बारे में तो खैर नहीं बोलूँगा। अब मेरा ये मानना है कि अगर नियत, नीति, मंशा ये सब साफ हो तो कोई सा भी आप प्रयास करेंगे वो ईमानदारी से सफल होगा। जी। प्रारंभिक स्थिति में यही एग्जिट पोल जब चालू हुए थे तो इनका एक सैंपल साइज़ हुआ करता था। एक सैंपल साइज़ का मतलब ये होता था कि एक बूथ पर मिनिमम 25 लोगों से आपको अलग अलग बात करनी है। जी। उसमें भी व्यक्ति जो जाता था वो कम से कम अलग अलग जगह खड़े होकर 25 लोग ढूंढता था और उनसे बात करता था। वो जो कहते थे उसके आधार पर वो आकलन करता था। तो एक विधानसभा में कम से कम 1000 या 800 लोगों का सैंपल साइज़ निकलता था। ये होता है एक्चुअल सैंपल साइज़। अगर आप इस आधार पे किसी भी एग्जिट पोल के लिए आप सर्वे कराएंगे तो मेरा मानना है कि 90 से 95% सही निकलेगा। अभी क्या हो रहा है कि चूंकि जो पैसा देने वाली अखबारों जो चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, वो भी कोई पैसा देने की स्थिति में नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जिन ऐसी एजेंसियों टेंडर भरवाते हो या आप इतने में कम में काम कर रहा है, इतने में सर्वे हो जाएगा, आप कितने में कर सकते हो। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो सर्वे करने वाली एजेंसियाँ हैं उनका पूरा राग रंग बदल गया। वो आजकल दिल्ली में बैठ गई हैं और दिल्ली से बैठ के वो फ़ोन लगाती हैं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, आपने किसको वोट दिया, आप ये बता दीजिए। 25 फ़ोन में उनका निराकरण हो जाता है। आप बताइए, सी वोटर का एक सर्वे आया लोकसभा चुनाव को लेकर, 514 सीटों के लिए लोकसभा का एक सर्वे आया सी वोटर का। उन्होंने कहा कि भाजपा को भारी बहुमत मिलने वाली। मैंने उसका सैंपल साइज चेक किया तो आपको आश्चर्य होगा कि उसमें शायद 4000 या समथिंग 900 लोगों का था। वो मैंने एक विधानसभा के हिसाब से आकलन किया तो एक विधानसभा में 4 लोगों ने बता दिया तुमको कि लोकसभा में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। ऐसी स्थिति में ये सब से जो है ना, ये सर्वे और ये जो सैंपल साइज नहीं हो तो इनके ये एग्जिट पोल नहीं, ये सब फर्जी पोल कहलाते हैं। कि आप तथ्यात्मक रूप से अगर ईमानदारी से प्रयास करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। रहा प्रश्न अब सटोरियों का, सटोरिये पहले दिन भी 116 और 118 सीटों पर टिके हुए थे, व्यापार कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि ये 2-4 हम 5-50 हज़ार का व्यापार नहीं है। वो कहते हैं कि आप लाइए, हम 8-10 लाख रुपए ले आओ तो हम लगा देंगे, आप जिस पे बोलोगे उस पर। तो जो वो व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर भाजपा आज भी 118 पे टिकी हुई थी। आज शायद 120 पे आई है भाजपा। आज भाजपा का थोड़ा सैंपल चेंज हुआ है। तो वो सटोरियों का अपना व्यापार है। पर वो भी ये मान के चल रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की लगभग बनती दिख रही है। जब 120 का सटोरिया बता रहे हैं तो फिर सरकार कैसे बन रही है? 116 पे तो भाजपा सरकार बना। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल वे में मैं गणित बताता हूँ आपको। जो मेरा आकलन है कि इस आकलन के आधार पर सरकार बन रही है कि देखिए, आज की तारीख में 95 सीटें कांग्रेस की हैं, बहुत आराम से, है ना, और कंफर्टेबल सारी सीटें। हम ये मानते 15 सीट और हार गए इसमें से, 80 बची आपके पास में। 80 सीटों के बाद में जो मैंने पूरे प्रदेश भर में मैक्सिमम जो मेरे लोग हैं, हर जिले में जहाँ जहाँ मैंने कम से कम मैं सोचता हूँ 30 जिलों में फ़ोन लगाए होंगे। 30 जिलों में जो मेरे अच्छे मित्र हैं, जो पत्रकार हैं, उनसे ये पूछा कि आपके यहाँ क्या कांग्रेस की एक सीट बढ़ रही है? मैंने एक ही लाइन पूछी उनसे, एक सीट बढ़ रही है क्या आपके यहाँ? तो मुझे, मैं आपसे बता रहा हूँ, 30 जिलों में मुझसे कहा गया बहुत आराम से बढ़ रही है। किसी का 2 बढ़ रही है, किसी का 1 बढ़ रही है, किसी ने 3 की गारंटी ली कि 3 सीटें बढ़ रही है। रीवा में बढ़ रही है ना? हाँ, तो इंदौर में 2 बढ़ रही है। पर आपसे मैं एक ही सीट की बात कर रहा हूँ। तो आज की तारीख में हम ये मानते हैं कि 55 जिले हमारे पास है, तो अपन 50 मान लो, 50 मान लेते हैं अपन। तो 50 का मतलब क्या हो, 80 और 50 130 सीट हो गई आपके पास में। और 10 मान लो तो आपने 15 उधर हरा दी, 10 और इधर हरा दो, आप 25 सीट। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, भाजपा को गेन करना नहीं है, क्योंकि भाजपा अब गेन करने की स्थिति में नहीं है। कहाँ भाजपा को अब खोना है। पर एक बात की दाद जरूर दूंगा मैं कि आखिरी के 10 दिनों में चुनाव को पलटने का मादा जो रखा भाजपा ने, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि आखिरी के 10 दिनों में पूरा कांग्रेस का चुनाव बिखर गया। वो बिल्कुल इस कदर बिखरा है कि सब बड़े नेता अपने अपने कामों में लग गए और पूरा उम्मीदवार जो हैं कांग्रेस के, वो बुरी तरह से अपने खुद के किए हुए कार्यों के आधार पर वोट मांगते रहे। किसी बड़े नेता की मदद नहीं मिली, ना कमलनाथ जी की मिली, ना दिग्विजय सिंह की मिली। जबकि उन 10 दिनों में नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम दिग्गज नेता मध्य प्रदेश की गली गली छान रहे थे। राय जी, आप क्या मानते हैं, बड़े नेताओं के आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि नवनीत जी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव मैदान छोड़ दिया था आखिरी के 10 दिनों में, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस के पास ऐसे कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है। राहुल है, प्रियंका गांधी है और खड़गे जी हैं, इनके अलावा और कोई ऐसा चेहरा दिखता नहीं। मध्य प्रदेश की बात करें तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के अलावा तीसरा चेहरा कोई बड़ा नजर आता नहीं है। ऐसे में क्या लगता है, क्या बिखराव होने की वजह से नुकसान हो सकता है? निश्चित तौर पे बीजेपी ने लगातार चुनाव घोषित होने के बाद अपने आप को मजबूत किया और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यहाँ पर रोड शो और रैलियाँ की और अकेले शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 165 सभाएं की, एक दिन में 10-12 जगह तक वो गए हैं। तो निश्चित तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में तो उनका होल्ड है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है
उतना बड़ा चेहरा कोई अभी बन नहीं पाया, और इतने साल मुख्यमंत्री रहने के कारण वो ये पर बात अजय जी, समझते यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि बड़ा चेहरा रखा कहाँ? अगर बड़ा चेहरा रखते तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ते। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, तमाम तरह के सांसद। यही दिक्कत बीजेपी के साथ हुई है। बीजेपी उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति रही और आखिरी तक फैसला नहीं ले पाई। पहले हटाने की बातें हुई, फिर चेहरा नहीं बनाने की बात हुई, फिर फ़ोटो लगाया, फिर कहीं सभा में नाम लिया, फिर कहीं नहीं लिया, फिर और मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को सबको टिकट भी दे दिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो सक्रियता की अभी बात चल रही थी उसमें शिवराज सिंह चौहान नंबर 1 थे। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेताओं को आप मिला दीजिए तो 162 सभाएँ करना, 65 सभाएँ करना बड़ी बात होती है। और निश्चित तौर पे लाडली बेटा के कारण यदि चुनाव बीजेपी जीत रही है तो एकमात्र श्रेय उसका जाता है शिवराज सिंह चौहान का। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि जो आखिरी किस्त अभी इस महीने की थी, जो नवंबर की, वो उन्होंने 10 तारीख की बजाय 7 तारीख को डलवा दी, जबकि चुनाव 17 तारीख को थे, चूँकि दिवाली थी। तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड काम आएगा, ऐसी उम्मीद थी बीजेपी को, और वही आधार है। लाडली बहना के अलावा क्या है? शिवराज ने कल खुद कह दिया कि बहुत सारे कांटे थे। शिवराज ने कल एक तरह से स्वीकार कर लिया कि बीजेपी तकलीफ में थी, लेकिन सारे कांटे बहनों ने निकाल दिए। इसका मतलब जो कुछ है वो बहनों पे। एक फैक्टर मैंने ये भी देखा, नवनीत जी आपसे भी इस पर टिप्पणी चाहूंगा। एक फैक्टर मैंने ये देखा कि इस बार के चुनाव में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक कर्मचारी हैं, जितने भी शासकीय विभाग के कर्मचारी हैं, उनका सरकार के खिलाफ एक आक्रोश था। हम बैलेट पेपर वाली जो बात करते हैं उसमें जो मतदान हुआ है उसमें कहीं से कहीं ये बात निकल कर सामने आई है कि कर्मचारियों ने अगेंस्ट वोटिंग किया है। और मैं समझता हूँ 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी मध्य प्रदेश में हैं, और एक एक परिवार में समझ लीजिए आप 4 से 5 लोग रहते हैं। अगर उनका वोट दिया जाए, ये 40-50 लाख वोट हैं, तो ये जो लाडली बहना ने कांटे हटाए हैं, ये कांटे वापस उग नहीं सकते हैं क्या कर्मचारियों की वजह से, और कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का जो ओल्ड पेंशन वाला मामला था, उसको लेकर लंबे समय से कर्मचारी यूनियनें मैदान में थी, और चूँकि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था पेंशन वाले मामले में, क्योंकि 30% से आप जब पेंशन का आकलन हो पा रहा था तो वो पैसे इसमें क्या आखिरी सैलरी के 50% आपको ओपीएस में मिलना चाहिए था। सरकार इसलिए क्या हुआ, कांग्रेस का ऐलान हो गया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करेंगे वापस, तो सरकारी कर्मचारियों की बड़ी राहत की बात होगी कि उनकी तो पेंशन एक साथ सीधे धड़ाक से बहुत बढ़ जाएगी ना, उनको सैलरी के आधे पैसे मिलने लग जाएंगे। इस चक्कर में क्या हुआ कि तमाम लोग जो हैं नेचुरल वे में कांग्रेस तक चले गए। दूसरी बात, एक बात आप समझिए इस चुनाव में हर्षद भाई, जो एक सबसे मूलतः बात हुई है वो ये हुई है कि जो लोग भाजपा में लंबे समय से एक जाजम में लाने के लिए 80% आबादी को, हिंदुओं की एक बहुत बड़ी आबादी को धर्म के आधार पे एक जाजम पे लाने की कोशिश कर रहे थे, अब उसका ये पीक पॉइंट आ गया है। ये उसका पीक पॉइंट आ गया है। आप देख रहे होंगे कि धर्म को लोग दरकिनार करके सामाजिक सुरक्षा की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं लोग कि उनको अब अपने जीवन की गारंटी चाहिए, और इसीलिए कांग्रेस की जो 7 गारंटियां हैं उस पर वो लोग क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि एक तो उनको 1500 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ 1200 मिलते थे, दूसरा उनको गैस का पैसा, तीसरा उनको बिजली का पैसा। तो हर परिवार को ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारे सामाजिक सुरक्षा का ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप देखिए इस बार के मतदान में बहुत बड़ा हिस्सा आदिवासियों का, इनका तमाम का जो है, जो उनको समझ में भी आ गया है कि भाजपा जो है इस समय चुनाव की मशीन बन गई है, और मशीन के कारण क्या हो रहा है कि वो ये ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि हमें लोगों के लिए क्या क्या करना चाहिए। 5 किलो आटे के चक्कर में पूरी दुनिया उलझी पड़ी हुई है। तो इसलिए क्या, एक नई आबादी, जो नए लोग आ गए हैं, आदिवासी क्षेत्रों में 80% से ज़्यादा मतदान होना बहुत बड़ी बात होती है। तो क्यों हुआ? फेवर का मतदान होता है। क्यों हुआ है? इसलिए हो रहा है कांग्रेस के फेवर में मतदान, कि लोगों को समझ में आने लगा कि भैया धर्म कर्म से और मंदिर और मस्जिद से इनसे कुछ भला नहीं होना। जब तक उसे अपने लिए न्याय व्यवस्था नहीं मिलेगी, जब तक उसे अपना सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, वो किसी के साथ जाने को अब तैयार नहीं है। राजू जी, मालवा निमाड़ से सरकार बनती है ऐसा कहते हैं, और अब अभी भी जो मैंने देखा है उसमें मालवा निमाड़ में अभी भी टक्कर की स्थिति है। हम ग्वालियर या गुना या उधर वाले बेल्ट की बात करें, विंध्याचल वाली बेल्ट की बात करें, बुंदेलखंड वाले बेल्ट की बात करें, तो वहाँ ज़रूर कांग्रेस मजबूत नज़र आती है। सिंधिया जी वहाँ पर इतना कुछ जादू चला नहीं पाए, लेकिन मालवा निमाड़ में आपको क्या लगता है, क्या मालवा निमाड़ से कांग्रेस उभर पाएगी? निश्चित तौर पे मालवा निमाड़ पर कांग्रेस की निगाह शुरू से थी,
और बीजेपी की भी निगाह इस पर थी। उम्मीद की किरण जो है यहीं से निकलेगी। ये दोनों पार्टियां हैं, वो दोनों पार्टियों ने उसको लेकर टिकट में भी प्रयोग किए और चुनावी रणनीति में भी प्लानिंग की। इसके साथ साथ अब जब परिणाम आने वाले हैं तो आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि भोपाल जाने का रास्ता दोनों दलों का मालवा निमाड़ से ही होगा और मालवा निमाड़ में जो है प्लस होने की उम्मीद बीजेपी को है। और ये जो लाडली बहनाओं को पैसा मिला है उसका असर भी मालवा निमाड़ में कुछ ज़्यादा। नवनीत जी, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? नहीं, मैं राजेश जी की बात से सहमत हूँ बिल्कुल। पिछली बार 2018 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस ने गेन किया था, जी हाँ। पर जहाँ पिछले बार आपने गेन किया था वहाँ लोगों को वो स्थिति नहीं मिली। और आपको याद भी होगा कि 2018 के चुनाव के बाद में शिवराज सिंह चौहान ने इन आदिवासी क्षेत्रों में बहुत मेहनत की, ज़्यादा में है ना। सब वो चाहे उनका टंटिया भील का मामला हो, चाहे भगवान बनाने का हो, चाहे जो बनाने का हो, सब बना डाला उन्होंने। खाना खिलाने से लेकर सब काम करते रहे वहाँ पे, तो उन्होंने जगह तो बनाई है वहाँ, इसमें निश्चित रूप से नहीं। पर जो भाजपा के साथ एक मूलतः दिक्कत क्या है कि भाजपा के पास में आदिवासियों के कद्दावर नेता नहीं है, जी। वो झोली खाली है। नंद कुमार सिंह चौहान के बाद से अगर हम बात करते हैं इस साइड में, तो उनके पास में आप देख लो आदिवासी क्षेत्र में लोग नहीं है। हाँ, पर कांग्रेस के पास अगर हम नेताओं की बात करें तो कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया, बाला बच्चन, आपके उमंग सिंघार, मतलब ये ऐसे कद्दावर नेताओं में उस साइड के हैंगे कि ये तमाम नेता, विजय लक्ष्मी साधो जो मतलब आदिवासियों को वोट पे होल्ड रखते हैं। तो इन लोगों की ताकत के कारण जो है भाजपा को वो लाभ नहीं मिलेगा, पर फिर भी भाजपा गेन करेगी यहाँ से। ओवरऑल हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश के बाद जब इंदौर की बात करते हैं तो सीधे सीधे एक नंबर पर निगाह जाती है। और निगाह जाती है इसलिए क्योंकि वहाँ से कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मैदान में, संजय शुक्ला खम ठोक रहे हैं कि चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पे विधानसभा एक का चुनाव बहुत ही रोचक हुआ, सब कुछ हुआ वहाँ पर। और अभी तक जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार कैलाश विजयवर्गीय मजबूत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और संजय शुक्ला ने भी दमदारी से चुनाव लड़ा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुल मिला के विधानसभा एक में कैलाश विजयवर्गीय जो है जीत की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल आभास होता है। नवनीत जी, आप क्या मानते हैं, ये बड़े नेता होने के कारण जीतने वाले हैं या कैलाश जी वाकई उन्होंने गली गली नाप दी है और इसके चलते अब उनको वहाँ की जनता स्वीकार करने वाली है और विधायक बनाने वाली है? नहीं, मैं इस मामले में मेरा थोड़ा सोचना अलग हो जाता है। दो चीज़ें यहाँ पर, एक तरफ काम है, संजय शुक्ला का 5 साल का काम है, और एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। वो भी महापौर रहे तो इस शहर को एक विकास का मॉडल तो उन्होंने दिया है ना। इस शहर को लोगों ने विकास की रफ्तारी तब पहचानी, ब्रॉन्ड सड़कें और ये सब तब पहचानी जब कैलाश विजयवर्गीय महापौर थे, तो उन्होंने। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो विपरीत परिस्थिति में काम करने का मादा तो कैलाश विजयवर्गीय में है। मऊ में मॉडल लोग देख चुके हैं उनके काम करने का, तो वो जो उनका मॉडल बना हुआ है वो तो उनके लिए लाभबंद है कि उनको मिलना चाहिए इसका फायदा, और वो काम करने वाला नेता है। आप कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं काम करने वाला नेता है। जानना चाहूँगा, जब कैलाश विजयवर्गीय एक महापौर थे, उनका एक दायरा था इंदौर से लेके मध्य प्रदेश, अब राष्ट्रीय महासचिव, जैसा कि उनके बयान है, जैसे कल मैंने सत्तन जी से भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव होने के कारण पार्टी उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारी दे सकती है। तो अब जो कद बढ़ जाना, तो एक आम मतदाता का उनकी तरफ आकर्षित होना क्या मुमकिन? नहीं, देखिए, एक नंबर क्षेत्र में संजय शुक्ला के गुरु हैं रमेश मेंदोला जी, और वो जो पद चिन्ह है वो रमेश मेंदोला के पद चिन्हों पे ही काम कर रहे हैं। 1-2 नंबर विधानसभा को अगर आप देखोगे तो रमेश मेंदोला की राजनीति करने के तरीके से उसका स्वभाव बदल गया है ना। इसी की स्थिति कैलाश यहाँ क्षेत्र क्रमांक 1 में संजय शुक्ला ने बनाई। वहाँ 3 कथाएं होती थी साल भर में, यहाँ 5 हो रही हैं। वहाँ 4 भंडारे होते थे, यहाँ 8 हो रहे हैं। वहाँ यहाँ रोज़ दाल बाफले वार्डों में खिलाए जा रहे हैं, यहाँ पे भी रोज़ खिलाए जा रहे हैं। यहाँ पे तीरथ करवा रहे हैं, 17,000 लोगों को तीरथ करवा चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि पूरा पैटर्न 1 नंबर में 2 नंबर का आ गया। तो 2 नंबर तो काफी भारी मतों से जीतता है इसी पैटर्न पर, तो इसका मतलब ये कि संजय शुक्ला नहीं, मैं नहीं कहा, ये आप कह रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि संजय शुक्ला चुनाव जीत रहे हैं, हार रहे हैं। मैं उस मामले में राजेश राठौर जी के साथ हूँ कि ये चुनाव बड़ा टफ हो गया वहाँ पे। पर इसके बाद में भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतनी आसान जीत तो कैलाश विजयवर्गीय जी को भी नहीं मिलेगी वहाँ से। निश्चित रूप से उनका काम हो सकता है, उनका नाम हो सकता है, पर क्षेत्र में जिस आदमी ने 5 साल काम किया है, कुछ हवा तो बदली होगी उसने। अब हवा कितनी बदल सकती है इसका वही आकलन कर पाएंगे, और मुझे लगता है 3 तारीख को पता लगेगा कि वो हवा कितनी बदलने में सफल हो पाए।
राय जी, नवनीत जी, आप दोनों का तो अपना सर्वे है, अपनी मेहनत है, लेकिन फिर भी कांग्रेस बहुत आश्वस्त है। उनके किसी भी नेता से बात की जाती है तो हर नेता ये कहता है 130 प्लस, 130 से ऊपर हमारी गिनती शुरू होगी, उसके बाद जो सीटें बढ़ती चली जाएंगी वो हमारी। जनता वर्सेस भाजपा जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस जो है बिल्ली के भाग से छिका टूटने के ही इंतजार कर रही है। निश्चित तौर पे यदि कांग्रेस और ज़्यादा मेहनत करती तो भाजपा इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। पिछले 6 महीने में लगातार कांग्रेस आगे रही, लेकिन आखिरी इन वक्त पर जो चुनाव शुरू हुआ तब कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखी और बीजेपी बहुत आगे बढ़ती हुई दिखी जी। इसका परिणाम तो देखने को मिलेगा ही। नवनीत जी, आप क्या सोचते हैं? ऑल ओवर तो मैं मान के चलता हूँ कि इतना देखिए दोनों ही पार्टियां, अगर मैं यूँ बात करें तो मैं आज की तारीख में इस बात की गारंटी लगता हूँ दोनों ही कांग्रेस और भाजपा 90-90 सीटों पर खड़ी हुई हैं। जी हाँ, दोनों को 90-90 सीटें कोई नहीं कर रहा हैं, क्लीन स्वीप क्लीन स्वीप। अब इसके बाद में यदि अगर कोई अंडर करंट है भाजपा के फेवर में, मुझे दिखता नहीं, फिर भी अगर मैं हो सकता है कोई अंडर करंट हो तो फिर धड़धड़ा के 140 के ऊपर भाजपा निकल जाएगी। और अगर कोई अंडर करंट नहीं है, बहुत सामान्य, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है ना इस बार चुनाव का। पहली बार भाजपा बिना मुद्दे के चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में कि ना इस बार 200 पार, इस बार ये पार, उस बार आई सरकार, कुछ नहीं है। इस बार सीधे मैदान में आकर चुनाव लड़ रहे हो आप ना, तो मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा नहीं होने के कारण भी भाजपा इन परिस्थितियों में 100 अगर धड़धड़ा के निकली तो 130, 35, 40 तक निकल जाएगी, कोई आश्चर्य की बात नहीं। और नहीं हुआ तो मैं मान के चलता हूँ कि 80-90 के लगभग झूलने लग जाएगी भाजपा आके। क्या लगता है जी, वाकई ऐसा हो सकता है? क्या संभव है? हाँ, निश्चित तौर पे अंडर करंट का पता नहीं चल पाता है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी, वोटिंग परसेंटेज जब जब बढ़ता है तो ऐसा कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार के खिलाफ वो वोट पड़ता है, लेकिन भाजपा ऐसा सोचती है कि ये लाडली बहना का जादू है। हाँ, वो भी बात सही है। नहीं, सही से उसमें क्या होता है कि लाडली बहना वाला मामला जो है निश्चित रूप से भाजपा को कुछ हद तक सफलता देगा, पर चूंकि कांग्रेस 1 जनवरी से ही सारा पैसा दे रही है, कमलनाथ जी का बयान भी था उसमें कि हम 1 जनवरी से सबके खातों में पैसा डालना शुरू कर देंगे। तो कोई भी महिला हो, वो सब समझ रहे हैं लोग कि पैसा यहाँ से भी आना है, वहाँ से भी आना है। मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये गारंटी, हाँ, गारंटी के को लेकर, सामाजिक सुरक्षा को लेकर लोगों में बहुत जागृति आ गई है। और लोग ये समझने लग गए हैं, आजकल एनालिसिस करते हैं परिवार में बैठ के कि भैया किससे ज़्यादा फायदा हो रहा है, आपको वहाँ जाओ आप। तो क्योंकि रेवड़ी, आप दोनों से अंतिम सवाल मेरा, इंदौर से कितनी सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है और वाकई क्या मध्य प्रदेश में कांटे की पकड़ रहेगी या एक नंबर से पूछे अपन, एक नंबर से? कांग्रेस को मुझे ऐसा लगता है कि 9 में से 3 या 4 सीट मिल सकती है, जिसमें मोटे तौर पे ये कहा जा रहा है कि 3 नंबर, 5 नंबर देपालपुर और राऊ। लेकिन राऊ को लेकर भी अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं और 5 नंबर को लेकर भी अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वही बात है कि लाडली बहना और अंडर करंट और ये सारे विषय हैं, पर बाकी सीटों पे बीजेपी क्लियर दिख रही है। नवनीत जी, आप क्या मानते हैं? देखो, मैं मऊ की सीट में तो चूंकि विवाद है, कांग्रेस भाजपा दोनों में बहुत खींचतान हो गई वहाँ पे। वहाँ के परिणाम इस बार बड़े देखने लायक और रोचक आएंगे वहाँ के परिणाम, इसलिए वहाँ तो कुछ बन नहीं सकता। पर 8 में से 4-4 सीटों का आकलन मुझे भी दिख रहा है कि 4-4 सीटें दोनों तरफ जा सकती हैं। अगर एक आध इधर कम हुई तो उधर एक आध बढ़ जाएगी। इस आधार पे 4-4 सीटों का इंदौर में तो आकलन दिख रहा है। मैं तो चाहता हूँ राजेश जी थोड़ा सा 1 नंबर का और क्लियर कर दें कि 1 नंबर पे ये 100% जीत रहा तो स्थिति और साफ हो जाएगी। जी राजेश जी। नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि भविष्यवक्ता नहीं है हम लोग। और जो मैं पहले बता, आपने भविष्यवक्ता की बात की तो एक प्रश्न और कर लेता हूँ आपसे कि कई सारे ज्योतिषाचार्यों ने घोषणाएं कर दी हैं कि सरकार तो कांग्रेस की बन रही है, दावे के साथ कह रहे हैं लोग। ज्योतिषों में और इनमें मेरा भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि चुनाव एक्चुअल चुनाव होता है, लोग वोट डालने जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी के जो उम्मीदवार मेहनत करते हैं या लोगों को जो समझ में आता है कि हमें किससे फ़ायदा है और कौन अच्छे बेहतर तरीके से चलाएगा, उसकी तरफ जाते हैं। नवनीत जी, ज्योतिष क्यों लेकर क्या सोचते हैं आप? तो ज्योतिषियों का अपना एक आकलन हो सकता है, निश्चित रूप से उनका भी एक समय आता है, सबका समय आता है, तो उनका भी एक समय आता है विचारों का। और इस समय तो उनकी पूछ परख हो जाती है। उसमें कोई कुछ यज्ञ करवा देते, कुछ हवन करवा देते, जिसको जैसा मौका मिल जाए वैसा वो कर लेता है। उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जितने हम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उनके सबके कोई पर संकल्प छोड़ रखे होंगे, किसी ने जो है गंगा जल छोड़ रखा होगा, सब ने कर रखा होगा। कुछ लोग तीरथ पे ये फोटो भी छपे हैं आजकल में, 2-3-4 लोगों के कहाँ होके आ गए हैं वो लोग।
पर इन सब चीज़ों का कोई मायना नहीं होता। तांत्रिक क्रिया भी करवाई जा रही है उज्जैन में। राजनीति पूरी तरह भाग्य का खेल है। एक आदमी बहुत तेज़ी से शिखर पे जाता है और है ना, जब वो कहते हैं ना खरगोश और कछुए के स्पीड वाला नाम है, जो राजनीति में धीरे चलते हैं वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और जो बहुत तेज़ी से खरगोश की रफ्तार चलते हैं वो आधे रास्ते में औंधे पड़े मिलते हैं लोगों को। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि ज्योतिष का क्या होगा, पर मैं ये मानता हूँ कि राजनीति बहुत धैर्य और आम लोगों की भाषा समझने का मामला है। जितना जिन्होंने समझा है, जब तक वो समझते रहे, जब तक वो सबसे ऊपर है। जैसे ही उन्होंने समझना कम कर दिया, लोगों ने उनको बांटना बंद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौड़ जी, नवनीत शुक्ला जी, जिन्होंने परिणाम को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में अब कांटे की टक्कर ही है। इंदौर में 4-4 सीटें दोनों पार्टी को मिल सकती है, लेकिन ये भी कहा कि अंडर करंट क्या कहता है। अगर अंडर करंट कांग्रेस के फेवर में हो तो ये जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं 130 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस लाएगी, तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। और यदि लाडली बहना चली तो भाजपा की सरकार बनना निश्चित रूप से तय है। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।